गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का, जो कि इन डेप्थ होगा। इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हो तो। बाकी कितना रिटेन कर पाते हो वो आपके फोकस पे डिपेंड करता है, आप कितनी डेडिकेशन से मुझे सुन रहे हो। फेयर एनफ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स प्ले इट। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम है जो आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय बात ही नहीं है। अब इस डायग्राम का नाम क्या है? दैट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। इसमें क्या, ध्यान से देखो, ये ऊपर देखो, पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें कि होता क्या है इसमें, अब हो क्या रहा है कि पहले डिजीज प्रोसेस शुरू हो रहा है। डिजीज प्रोसेस की बात करते हैं, फिर है ना। देखो, मैन के इन्वॉल्व होने से पहले क्या होगा? एक एजेंट होगा, होस्ट होगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। ठीक है, एजेंट क्या है? एजेंट इज जिसके कारण कुछ हो रहा है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू में क्या है? एक मच्छर के कारण डेंगू होता है, राइट। तो इसमें एजेंट क्या है? एजेंट हुआ मच्छर। होस्ट कौन है? जिसको हो रहा है। इसमें डेंगू में होस्ट कौन है? जैसे कि हमारा होस्ट कौन बना? हमारा ह्यूमन बींग्स। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है? एक मच्छर के हमें काटने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से वैलिड बनते हैं? कौन से बनते हैं? जैसे कि मॉनसून, स्टैग्नेंट पानी खड़ा रहे, राइट। वहां पे एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं जहाँ पे एजेंट ब्रीड करेगा। ऐसी जगह पे जब एजेंट ब्रीड करेगा तो वो होस्ट को बाइट करेगा, तो एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है, राइट। अब इसमें क्या है? ब्रिंग एजेंट एंड होस्ट टुगेदर और प्रोड्यूस अ डिजीज प्रोवोकिंग स्टिमुलस, राइट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो स्टिमुलस को प्रोवोक करें, जिससे कि एजेंट होस्ट के पास आ सके। समझ गए जो मैं एग्जांपल दे रहा था? अब जैसे इन द ह्यूमन होस्ट क्या होगा, वो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? डिजीज का कोर्स ह्यूमन में क्या होगा? जैसे ही उसने ह्यूमन होस्ट को बाइट कर दिया एजेंट ने, फिर क्या चीजें होंगी, क्या क्या हो सकता है? जरा आराम से इसको ठंडे दिमाग से समझना, ओके, पूरा फोकस। स्टिमुलस और एजेंट बिकम्स एस्टैब्लिश्ड एंड इंक्रीजेस बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो भी एजेंट बॉडी में घुसा है, वायरस घुसा है, कुछ भी बैक्टीरिया घुसा है, कुछ भी जो बॉडी में घुसा है वो रेप्लिकेट करेगा। अब उसके रेप्लिकेट होने से क्या होगा? टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में, क्योंकि वो रेप्लिकेट कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई न्यू चीज एंटर हुई है, राइट। अब ये जो नीचे वाला एरिया था ना, ये अभी क्लिनिकली नहीं देखा जा सकता। ये टाइम क्लिनिकली आपको कभी ऐसे मिला है कोई पेशेंट आके, सर मुझे कल किसी मच्छर ने काटा है? आपके पास ऐसा पेशेंट कभी नहीं आएगा। आपके पास वो पेशेंट आएगा जिसको मच्छर ने काटा है, पर उसके बाद जब उसको सिम्टम डेवलप हुए तब आपके पास आएगा। अब सिम्टम डेवलप क्या होंगे, तब वो क्लिनिकल होराइजन में आ जाता है। इसको क्लिनिकल होराइजन बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? क्लिनिकल सिम्टम शुरू हो जाता है, जैसे कि साइंस एंड सिम्टम शुरू हुए, फिर आती है इलनेस। अब जब इलनेस हुई है ना, इलनेस अब दो तरफ जा सकती है। एक क्या हो सकता है? इलनेस से हो सकती है रिकवरी। अब रिकवरी कैसे हो सकती है? इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस के कारण, राइट। बट एक दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो हो सकता है वो डिसेबिलिटी में चला जाए। डिसेबिलिटी में जा सकता है, डिफेक्ट, क्रॉनिक स्टेट में भी जा सकता है। अब अगर एक क्रॉनिक स्टेट में वो चला गया तो आगे जाके क्या होता है? डेथ। फेयर एनफ, यही हो सकता है, या तो रिकवरी होगी, या डेथ होगी, या फिर क्रॉनिक स्टेट में रह जाएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं, राइट। अब अगर इसको हम नीचे लेके चलें, अब डेप्थ में समझना था। अब देखो, जब वो ह्यूमन होस्ट में है तो उसमें क्या? इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एंड द स्टिमुलस, जिसके कारण क्या होता है? होस्ट रिएक्शन होता है, राइट, जिसके कारण आगे वो प्रोग्रेस होता है। अगर नीचे जाओ तो इसमें क्या होता है? अर्ली पैथोजेनेसिस है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेबल अर्ली लीजन्स हैं, एडवांस्ड डिजीज है और कन्वालेसेंस है। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो डेप्थ में, एक एक टर्म को अगर आप गूगल करने बैठ जाओ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक टर्म एक मीनिंग है। और एसपीएम इसीलिए इतनी वास्ट मानी जाती है क्योंकि एक एक टर्म्स की अपनी अपनी डेफिनेशन बन जाती है। ओके, अगर आप जो हमने पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक था, अगर उस टॉपिक के साथ इसको कोरिलेट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने देखा कि लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या था, जिसमें हम क्या कर रहे थे? प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे थे? कम ऑन, क्या कर रहे थे प्राइमरी प्रिवेंशन में? सामने स्क्रीन पे लिखा है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे थे, राइट। उस एग्जाम्पल में हमने क्या करा था? अभी उसको डिजीज हुआ नहीं था, इसलिए उसका बड़ा भाई उसको समझा रहा था, हेल्थ पे ध्यान दे, स्पेसिफिकली अपने आप को बचा के रख। फेयर एनफ। फिर आगे से हम क्या कर सकते हैं? एक बार जब होस्ट में घुस गया, यहाँ पे सिर्फ रिस्क फैक्टर था, यहाँ पे घुस गया है, डिजीज शुरू हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं? अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट।
अब उसके आगे क्या हो सकता है, जब यहाँ पे होस्ट का रिएक्शन होने लग गया है, साइंस एंड सिम्टम डेवलप हो गए हैं, ये सब होना लग गया है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टर्शियरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। गाइस अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई ना, समझ लो आपको सब आ गया। किसी भी डिजीज में, कोई भी पैथोलॉजी में, कहीं भी कुछ भी हो, अगर आप इस डायरेक्शन में चलने लग जाते हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी जिंदगी सफल है। खास करके एक डॉक्टर की जिंदगी सफल है अगर वो ऐसे देखने लग जाता है चीजों को। फेयर एनफ, आगे बढ़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इसमें क्या है, हमारी गोल क्या है, मेडिसिन का गोल क्या है? द गोल ऑफ मेडिसिन आर टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। अब ये जो गोल्स है ना, ये एम्बॉडीड हैं इस वर्ड में जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन। फेयर इनफ। हमारा प्रिवेंशन करने का मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है कि हमें हेल्थ को प्रमोट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको रिस्टोर करना है जब भी वो डिजीज होएगी या इम्पेयर होएगी, और हमें जो सफरिंग है ड्यूरिंग द डिजीज प्रोसेस, जो सफरिंग है, जो डिस्ट्रेस है, उसको कम करना है, मिनिमाइज करना है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कर चुके हैं हम, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा आपका एक्सटर्नल, इंटरनल भी पूछ सकता है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन इन द प्योरेस्ट सेंस। अब एक ये गलती हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको अगर आपका एक्सटर्नल का भी पूछे प्राइमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या फर्क है, वो आपको ये बात में उलझा देगा। ये बोल देगा कि देखो यार, हम इसमें तो पार्क में तो ऐसे लिखा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, तो फिर प्राइमोडियल तो प्राइमरी हुआ। फर्क क्या हुआ? फर्क है वर्ड्स में, फर्क है, ध्यान से समझो। प्राइमरी प्रिवेंशन इन द प्योरेस्ट सेंस, इसको आइडियली प्राइमरी प्रिवेंशन बोलना चाहिए। जो हम बोलते हैं ना कि यार प्राइमरी सबसे पहले वो हो रहा है, प्राइमोडियल है वो। ओके, इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। अभी रिस्क फैक्टर भी नहीं आए हैं, तब जाके जो प्रिवेंशन करी जा रही है उसको प्राइमोडियल बोला जाता है। जो कि अगर हम पिछले वाली पेज पे जाएं तो प्री पैथोजेनेसिस फेज में है। इसमें जाओ, कहाँ पे ये प्री पैथोजेनेसिस फेज, ये है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। यहाँ पे की जा सकती है प्राइमरी प्रिवेंशन से पहले, इसको दिया जा सकती है हेल्थ एजुकेशन। फेयर इनफ। एग्जाम्पल मैंने देखा है कि अगर हाइपरटेंशन है तो अगर हम किसी को बोल दें भाई ओबेसिटी से हाइपरटेंशन होती है, विच इज ट्रू, इट इज अ रिस्क फैक्टर। अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल करें, समवेयर डाउन द लाइन हम हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। रिस्क फैक्टर के आने से पहले प्राइमोडियल है, रिस्क फैक्टर के आने के बाद बट डिजीज के डेवलप होने से पहले जो फेज आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको प्री पैथोजेनेसिस बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, अब डिजीज हो चुका है, ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, एक्शन टेकन टू हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। बेसिकली एक, अगर हिंदी में बोलो तो एक डिजीज को उसके उस स्टेज पे जाके रोक देना जिस स्टेज पे वो ज्यादा नुकसान ना करे बॉडी का, और उसको पीछे को लेके आना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, जो नुकसान हो चुका है उसको पीछे को लेके आना, नॉर्मलाइज करना, और फर्दर नुकसान ना हो उसको प्रिवेंट करना, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। फेयर इनफ। पैथोजेनेसिस फेज में सेकेंडरी प्रिवेंशन का रोल आता है। वो डायग्राम अगर आप देखना चाहो, वापस जाना उस डायग्राम को, उसको ड्रॉ करके रख लो। ये जब लेक्चर सुन रहे हो ना, उस डायग्राम को ड्रॉ करके अपने सामने रख लो। जो मैं बोल रहा हूँ उस डायग्राम के साथ कंपेयर करते रहो, ट्रस्ट में ऐसा कंसेप्ट बन जाएगा ना यार, कभी निकलेगा नहीं आपके माइंड से। पैथोजेनेसिस फेज के प्रोज हैं। प्रोज क्या है कि अरेस्ट डिजीज प्रोसेस, ऑब्वियसली, रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल चेंजेस टेक प्लेस। देखो ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फेयर इनफ, कि हमें उसको हेल्थ को रिस्टोर कर देना है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को देखना है और उसको ट्रीट कर देना है, जब इससे पहले कोई इरिवर्सिबल डिजीज या इरिवर्सिबल चेंज बॉडी में हो जाए। अब इसके नुकसान है, सेकेंडरी के नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि पेशेंट हैव ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू मेंटल एंग्विश। इसका मतलब क्या है? मेंटल एंग्विश, फिजिकल पेन, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लेस इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव अप्रोच। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब उस बंदे को डिजीज ही हो गया, समझो, जब उसको डिजीज हो ही गया तो बंदा ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमें डिजीज हो जाता है हम बीमार पड़ जाते हैं, 3-4 दिन कोई काम नहीं कर पाते, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो बंदा ऑब्वियसली उस स्टेज में जाकर ही उसको जो बचाना है, तो व्हाई नॉट उससे पहले उसको बचा लेते। अगर कोई मुझे बोले कि भाई मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास बीमार हो फिर मेरे पास आ, मैं तुझे ट्रीट कर दूंगा, 2 दिन में ट्रीट कर दूंगा, उससे अच्छा डॉक्टर वो नहीं होगा जो मुझे बोलेगा कि भाई तू ये चीज का ध्यान रख, तू बीमार होगा ही नहीं। फेयर इनफ। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है? एक्शन टेकन टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट। अब ध्यान देना, इम्पेयरमेंट वर्ड, ओके, इस वर्ड की भी डेफिनेशंस है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना लेट इट गो लाइक दैट, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज मिनिमाइज सफरिंग
caused by existing departures from good health and to promote the patient's health condition. आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी डेफिनेशन, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसको सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसे एक्शन जो हम लेते हैं जिससे कि हम जो इम्पेयरमेंट हो रही है, क्योंकि वो डिजीज है, जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली ही है, क्योंकि डिजीज के आगे बढ़ चुका है वो बंदा, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाए, लिमिट किया जाए, राइट, सफरिंग्स को लिमिट किया जाए, लिमिट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। फेयर एनफ। क्वाटरनरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो पूछेंगे। क्वाटरनरी प्रिवेंशन क्या है? अब बेसिकली क्वाटरनरी प्रिवेंशन एक कंसेप्ट है जो कॉइंड किया था बेल्जियन जनरल प्रैक्टिशनर मार्क जिमूल ने। ओके, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि दे आर द एक्शंस टेकन टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एट रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन, टू प्रोटेक्ट हिम और हर फ्रॉम न्यू मेडिकल इनोवेशन एंड टू सजेस्ट टू हिम इंटरवेंशंस व्हिच आर एथिकली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, ये समझो आप, अगर इसको मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, कई बार कुछ XYZ डॉक्टर्स ओवर ट्रीट करते हैं, इंटेंशनली ओवर ट्रीट करते हैं, किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ उसको दे देते हैं, तो मतलब किया जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी करेंगे उसको बोलते हैं क्वाटरनरी प्रिवेंशन। फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको उस टेबल पे बना चुका था, मैं उस दिन टेबल बनाया था आपको, मैंने पूरा दिखाया था, ये वही डायग्राम है, राइट। इसको अगर याद करना है तो सही है भाई, एब्सेंट याद कर लो, बस क्या क्या एब्सेंट होता है बस ये याद कर लो। हाँ, अगर क्वाटरनरी में जाओगे तो क्या होगा, उसमें रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, बट क्या डिजीज है कि नहीं है? देखो, अगर नहीं है फिर भी डायग्नोज हो गया, उसी को तो क्वाटरनरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और या फिर हो सकता है डिसेबिलिटी नहीं है बट हम उसको ट्रीट करने लग गए, रिहैब देने लग गए फॉर डिसेबिलिटी जो है ही नहीं उसमें, राइट। अब आते हैं इंटरवेंशन पे। इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन टर्म में ही उसका आंसर है। जिन लोगों की आप में से जिनकी देखो भाई, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो SPM को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं, क्योंकि उनके वर्ड में ही आंसर है। इंटरवेंशन क्या है? इंटरवीन करना। इंटरवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अटेम्प्ट टू इंटरवीन और इंटरप्ट द यूजुअल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन अ मैन। ओके, अब जिनकी इंग्लिश सही नहीं है भाई, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, आई कैन कीप थिंग्स इजी फॉर यू। अब आता है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन पे। हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम सोचा जाए कि हमने एक देखा कि स्कूल में, ये मैंने एक एग्जांपल उठाया, ये मैंने ऑनलाइन ही उठाया वैसे, इसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ओके, इसमें ये देखा मैंने कि एक नया बैच आ रहा है, ओके, न्यू बच्चे आ रहे हैं जैसे। अब उनमें से बच्चों में से हमने देखना है कि कितने लोग ड्रिंक करते हैं या कितने लोग स्मोक करते हैं। ओके, अब जो तो नहीं करते हैं उनको हमने एजुकेट कर दिया इंडिविजुअल लेवल पे और मास लेवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे? जो ड्रिंक करते ही नहीं है, जो स्मोक करते ही नहीं है, उनको हमने फिर भी एजुकेट कर दिया इंडिविजुअल और मास लेवल पे, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी क्या है कि उनमें से कुछ लोग हैं जो ड्रिंक और स्मोक करते हैं, तो हमने उनको बोला कि भाई हेल्थ थोड़ा सा अमाउंट को कम कर दो, आप ड्रिंक करो, नो डाउट करो, बट अमाउंट कम कर दो। हेल्थ को प्रमोट करा, उनको स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बोला। सेकेंडरी में क्या है कि देखो भाई, हमने उनको 10 साल तक ऑब्जर्व करा, 10 साल के बाद उन लोगों से मिले, अभी भी ड्रिंक कर रहे हैं, अभी भी स्मोक कर रहे हैं। हमने क्या करना है, अब हमने उनको चेक करना है, उनके वाइटल चेक करने हैं, ब्लड रिपोर्ट चेक करनी है, कोई डिजीज तो नहीं हो उनको, ये चेक करना है। कैसे? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फेयर एनफ। अब आते हैं टर्शरी। टर्शरी में क्या भाई, डिजीज है, अब हमें देखना है कि भाई डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही कोई। कुछ लोग क्या होता है, डिजीज हो चुका होता है बट वो डायग्नोज ही नहीं करवाता है, डिसेबिलिटी तक पहुंच चुके हैं, कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच चुके हैं, पर अभी भी बंदा डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा अपना। तो इन केसेस में क्या करना है, डिसेबिलिटी को लिमिट करना और रिहेबिलिटेट करना उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन अब पहले कर चुके थे, चलो चलते हैं, इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन, मास एजुकेशन, एग्जाम्पल एजुकेटिंग किड्स अबाउट स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न्स और फिजिकल एक्सरसाइजेस। फेयर एनफ। प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन जैसे कि हेल्थ एजुकेशन दे दी किसी को, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की एजुकेशन दे दी, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की, बैलेंस डाइट खाया करो, फास्ट फूड मत खाया करो, राइट, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी रहना है, ये सब चीज़ें क्या है, हेल्थ प्रमोशन ही है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे वैक्सीनेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन अल्ट्रा 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 स्टैट क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन किस में आती है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है, ये पता ही होना चाहिए। ओके, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि
एक हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, उनको भी करना चाहिए। जैसे कि हम सॉल्ट को आयोडाइज कर रहे हैं, ये किस में आ रहा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ रहा है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ रहा है। फेयर इनफ। कीमोप्रोफाइलैक्सिस हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, protection against road traffic accident is an example of specific protection is an example of primary prevention। अब आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? बीसीजी की जो वैक्सीन है ना, मैंने बोला आपको कोई वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन यूज होता है प्राइमरी में, बट बीसीजी की जो वैक्सीन है ना वो यूज होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर। ये एक एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शंस हैं, वो सारी एक्सेप्शन मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, मैं आप पे छोड़ने वाला हूँ। कुछ होमवर्क आपको भी मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर सब कुछ अब मिलने लग गया तो आप नहीं पढ़ोगे। ओके, नहीं समझ आता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। BCG vaccine used in treatment for bladder cancer is called secondary prevention। Fair enough। secondary prevention पे आते हैं, early diagnosis and treatment था हमारा, जैसे कि डॉट्स थेरेपी। डॉट थेरेपी फॉर टीबी पेशेंट है कि नहीं? मलेरियल पैरासाइट हम चेक करते हैं टू डिटेक्ट मलेरिया। ओके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेयर इनफ। स्क्रीनिंग, जैसे कि गवर्नमेंट किसी भी स्कूल हेल्थ में हम स्क्रीनिंग चेकअप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, राइट। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? Early diagnosis and treatment, DOTS therapy for TB patient, malarial parasite to detect malaria, national health programs of government of India, screening pap smear हो गया, स्कूल हेल्थ जितने मेडिकल चेकअप्स है, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन। अब इसमें क्या है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब याद है आपको, मैंने बोला था कि भाई इसमें मैं आपको डेफिनेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव? इज टू होल्ड द ट्रांजिशन ऑफ डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप। दैट मींस इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप अलग अलग मतलब होता है दोनों के, हमें नहीं पता है। ओके, हमें ये चीज नहीं पता और हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अटकाएगा आपको एक्सटर्नल। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट है एनी लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ टूथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। जिसमें क्या रहा? कोई भी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी डैमेज जब स्ट्रक्चर में या फंक्शन में लॉस हुआ, उसको इम्पेयरमेंट बोलेंगे। अब डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल। ओके, उसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। मतलब हम जो एक्टिविटी पहले हम कर पा रहे थे पर अब हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट, उसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। फेयर इनफ। हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या है? पर्सन एक्सपीरियंसेस सर्टेन डिसएडवांटेजेस इन लाइफ इन रिजल्ट ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ और डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को डिजीज बोल दिया हमने। लॉस ऑफ फुट, पैर टूट गया बंदे का, उसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट। क्यों? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। कैन नॉट वॉक, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा जो पहले कर सकता था, डिसेबिलिटी हो गया। अनएम्प्लॉयड है, जॉब ही नहीं मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे? हैंडीकैप। फेयर इनफ। सेंस बना? प्लीज बी फोकस्ड। ओके, रिहैब, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का अगर मैं मतलब समझाने की कोशिश करूं, जैसे हम एसपीएम डिपार्टमेंट में पिंगलवाड़ा सेंटर में विजिट करवाते हैं। पिंगलवाड़ा सेंटर में हर तरह के बच्चे, दो तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक होते हैं नॉर्मल बच्चे और एक होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। ओके, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको वोकेशनल रिहैब दी जाती है। वोकेशनल रिहैब क्या होता है? वोकेशनल रिहैब होता है कि जिससे वो कल को खुद के लिए अपनी अर्निंग, लाइफ के लिए अर्निंग ले सकें। मतलब कुछ काम ऐसा उनको सिखाया जाता है जो वो कर सकें ताकि वो कल को अपनी लाइफ गुजार सकेंगे, कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स उनके लिए बन पाएगा। ओके, डिपेंडिंग उनको क्या डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको ऐसा काम सिखाया जाता है, जैसे कैंडल बनाना। ओके, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो सिखाए जा सकते हैं हमको। डन। तो दिस वाज द रेफरेंस वाज के पार्क, यहाँ से मैंने लिया है। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं है, प्लीज यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू। इसमें कभी भी कोई अपडेट है, आई विल अपडेट इट। ओके, एंड प्लीज डू वॉच दिस वीडियो अगैन। अगर नहीं समझ आया एक बार और देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आया मुझे कमेंट कर देना। जहाँ पे डाउट है मैं एक पर्सनल एक छोटी वीडियो बना के आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके, चलो सी यू।